हेलो बच्चों, चलिए देखिए अब देखते हैं हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि नेट पर मॉडल के रूप में चढ़ चुका है। ठीक है ना, यानी कि 2023 का मॉडल पेपर को हम लोग देखेंगे। देखिए 2023 एनुअल, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं भी देखा हूँ, इसको ध्यान में याद रखिएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से है। 70 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। इसे कम से कम 35 गो तुमको मानना बहुत जरूरी है बोर्ड में। ठीक है, जो हमारा 2 फरवरी में जो होने वाला है ना, 2 फरवरी 2 तारीख को, वो जो फिजिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा आप। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए कहता है आपका पहला में कि कहता है कि इलेक्ट्रॉन का विशेष आवेश होता है, मतलब द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है जी, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना 1.6, ठीक है ना, इंटू 10 के पावर लिखिएगा -19 बोलो। और मास कितना होता है तो लिखिएगा कितना, तो होता है इसका मास होता है 9.10 इंटू 10 के पावर कितना -31 kg। तो इसको पूरा सोल्व करिएगा तो आपको आएगा कितना, आपका सीधा राइट होगा। ठीक है ना, यानी 1.8 इंटू 10 के पावर 11 कूलम पर केजी आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देख लेते हैं 2 का क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कहता है कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य क्या होगा, यानी कि द वर्क डन रोटेटिंग ए डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपको पता होना चाहिए कि आपको टॉर्क बराबर क्या होता है, यानी कि टॉर्क जिसको बोलते हैं, रोटेटिंग का मतलब क्या होता है जी, टॉर्क। रोटेटिंग का मतलब क्या होता है, टॉर्क बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पी साइन थीटा। पी साइन थीटा है, होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ही आपको देखिए पी साइन थीटा होता है, पर ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये रखना पड़ेगा कि जो यहाँ पर जो लिखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कर देना है बस, और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग करने में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 2 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है। 3 में कहता है कि किसी माध्यम का अपेक्षिक प्रवैधता होता है, मतलब द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम कितना होता है। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसे के लिखते हैं, या फिर एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं। इसके बराबर फार्मूला होता है एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बट एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सीधा राइट हो जाएगा। ठीक है, 4 में आपका कहता है यहाँ पर ही कि विच इज द सेम, ठीक है ना, फॉर ईच कंडेंसर इज पैरेलल, ठीक है ना, कम्बाइनेशन ऑफ कंडेंसर। कहता पैरेलल कम्बाइनेशन ऑफ कंडेंसर में प्रत्येक प्लेट पर, प्रत्येक कंडेंसर पर, ठीक है ना, क्या सेम रहता है। तो आपको पता होना चाहिए चार्ज सेम रहता है। देखिए पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होता है, जो मेरा कंडेंसर का, इसमें जो नेगेटिव 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 नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है ना, जितना ये लो वोल्ट से कनेक्ट होता है, ये हाई वोल्ट से कनेक्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितना इस पर चार्ज होता है उतना इस पर भी चार्ज होता है, बट इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर ए इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ पर ही, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या रखा है 5 में, क्या रखा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर and diameter of the wire is half by the stretching the resistance of the wire will be become। कहता है कि एक तार है जिसका रेसिस्टेंस कितना दे रखा है आर, क्लियर, और इसको क्या किया जाता है, लंबा कर दिया जाता है। इसकी डायमीटर को क्या कर दिया जाता है, आधा। तो खींच कर इसको लंबा, इसका डायमीटर को आधा कर दीजिए, तो खींच दीजिएगा तो एक नया रेसिस्टेंस बनेगा, लेकिन इसकी डायमीटर आधा हो जाएगा, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा पहले से। ठीक है ना, तो एरिया जब आधा हो जाएगा तो लंबाई दुगना हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए इसका जो क्या होगा रेसिस्टिविटी, इसका रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। तो इसका रेसिस्टिविटी आर ए बट्टा कितना लिखिएगा, ए लिखिएगा जी, बोलिए। और इसका कितना लिखिएगा, इसका लिखिएगा आर डैश ए डैश बट्टा क्या लिखिएगा, बोलिए, लिखिएगा कि नहीं, एल डैश। तो आप देखिए यहाँ पर एल डैश कितना है, तो एल डैश आपका 2l के बराबर है, तो यहाँ पर 2l लिखिएगा तो एल से एल काटेगा कि नहीं। और आप ये बताइए कि ए डैश कितना लिखिएगा, तो आधा, तो यहाँ पर लिखिएगा a बटा 2, तो ये 2 से गुना हो जाएगा कि नहीं। और इसको यहाँ पर कर दीजिएगा तो ए से काट जाएगा, तो ये वाला जो यहाँ पर 2 में 2 2 4 ये 4 जाकर क्या गुना हो जाएगा, यानी कि 4 आर आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट। ठीक है, यानी कि 4R हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए
कहता है ना कि इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस देन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी। कहता है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके पैरेलल होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जब इसके पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो जो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगा वो मेरा वाई और जेड के पैरेलल बनेगा, याद रखना। तो इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाई जेड प्लेन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अगला कह रखा कि यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या होता है। तो यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका होता है राइट आंसर। तो कूलम्ब स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो न्यूटन इनवर्स में बदल जाएगा, ये मीटर के पावर -2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि द वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड ऑफ, यानी कि जो मीटर ब्रिज होता है उसका वायर किसका बना होता है। तो आपको मैं बता दूं कि मैग्नीडिन का बना होता है। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता देता हूं कि इसके साथ साथ ये नाइक्रोम का भी बना होता है, नाइक्रोम भी होता है, याद रखिएगा। मैग्नीन के साथ साथ नाइक्रोम और एक और होता है जिसे कॉन्स्टेंटेंट कहते हैं, ठीक है ना, ये इस चीज़ का बना होता है। कॉन्स्टेंटेंट और नाइक्रोम और मैग्नीन ये तीनों मिलकर, ठीक है ना, इसको तीनों को अलग अलग कंडीशन में मीटर ब्रिज को बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस जो मैग्नीन और नाइक्रोम और जो कॉन्स्टेंटेंट जो होती है ये तीनों का जो क्या होती है रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है लेकिन कम टेम्परेचर पर होता है, इसीलिए सबका यूज किया जाता है। ठीक है ना, मीटर ब्रिज में। आई होप कि समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्या रखा है कि द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम, क्या संबंध है। तो आपको पता होना चाहिए कि बी बराबर जो होता है म्यू नॉट, ठीक है ना, एच प्लस में क्या होता है आई। अगर यहाँ पर आई की जगह आप यहाँ पर एम भी लिख सकते हैं जी, पहले बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या अगला क्वेश्चन क्या रखा है, द नंबर ऑफ इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पैरेलल मिरर। देखिए देखो पैरेलल मिरर है, ठीक है ना, प्लेन मिरर होगा और दोनों के बीच में क्या रखा गया है, ये दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो बताइए दोनों प्लेन जो मिरर होगा वो कितने ऑब्जेक्ट इमेज बना सकता है ऑब्जेक्ट का, तो इन्फिनाइट बनाता है, याद रखना 180 डिग्री पर। क्या कहता है आपका 12 कहता है कि इफ लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज स्मॉल एम, लेटरल मैग्निफिकेशन दे रहा है जिसे लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, तब कॉस एम स्क्वायर हो जाता है, याद रखना माइनस में होता है लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, एम स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कहता है। अगला कहता है कि अगर किसी प्रकाश की दो माध्यम में तरंग λ1 λ2 है तो स्नेल साहब का नियम क्या होगा, यानी कि इंग्लिश में विद द वेव लेंथ ऑफ द लाइट इन टू मीडियम आर λ1 एंड λ2 रिस्पेक्टिवली, तो स्नेल्स लॉ कौन होगा। तो देखिए स्नेल्स लॉ जो होता है ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि साइन आई बटा साइन आर बराबर λ2 बटा λ, ठीक है ना, कितना λ1। इसी को क्वेश्चन नंबर आपको 14 में कर रखा है कि किसके कारण मतलब किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है, किसके कारण चमकता है, यानी कि इंग्लिश में द एयर बबल इनसाइड वाटर शाइन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट देखते जाइए। कहता है कि टू कन्वेक्स लेंसेज आर कंबाइंड इन कॉन्टैक्ट द इक्विवेलेंट लेंस कोचा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि कॉन्वेक्स ही लेंस होगा। देखिए जब दो कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्टैक्ट करिएगा जी तो ये कार्य कैसा करेगा, ये हमेशा और ज़्यादा मोड़ देगा, ये ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा, तो कन्वर्ज करने वाला क्या होगा, रिजल्टेड है यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि व्हेन ए लाइट, ठीक है ना, व्हेन ए व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है ना, फॉर विच कलर द एंगल डिविएशन फॉर ए प्रिज्म इज मैक्सिमम, मतलब जब व्हाइट लाइट, ठीक है ना, एक प्रिज्म से गुजरता है तो किसका मैक्सिमम, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिविएशन होगा। तो किसका मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा डिविएशन कौन करता है, तो वायलेट कलर, यस ना, बोलो। तो इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा है 17 में कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ द रेडियस आर, तो आर कंडक्टर के लिए, किसके लिए, आर रेडियस वाले कंडक्टर जो स्फेरिकल टाइप्स के उसका कैपेसिटी क्या होगा, तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इनटू में आर, यानी कि यहाँ पर जो रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सबका गलत हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ ये वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है।
बहुत इंपॉर्टेंट कहता है कि ना कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वाटोरियल पोजीशन क्या होगा। देखिए कह रखा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना पर इलेक्ट्रिक डायपोल के रूप में एक्सियल लाइन पर, पहले बताओ क्या होता है एक्सियल पोजीशन पर। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सियल पोजीशन पर वो आपका होता है कितना होता है, तो के क्यू होता है ना, सॉरी के पी के 2p, ठीक है ना, बटा में आर क्यू, ये होता है आपका किस पर एक्सियल पर। और इक्वाटोरियल पर कहेगा तो इक्वाटोरियल पर आपका हो जाता है, इक्वाटोरियल पर आपका हो जाता है के पी बटा आर क्यू, ये हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो ये एक्सियल पोजीशन और ये आपका इक्वाटोरियल पोजीशन, ठीक है ना। तो दोनों के रेशियो करेगा तो क्या होगा, तो देखिए के से के कटेगा, पी से पी कटेगा, आर क्यू से आर क्यू कटेगा, तो ऊपर 2 बच जाएगा। तो 2 रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा बॉस, पहले बोल देते हैं, ठीक है ना, हल्के में नहीं लीजिएगा। अगला देखिए कहता है कि इन रेडी कहता है कि इन रेडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देयर इज लॉस ऑफ, क्या लॉस होता है, ठीक है ना, क्या आपका लॉस होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। चलो अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है। कहता है समान प्रतिरोध एन प्रतिरोधकों को श्रेणी तथा समांतर क्रम में संयोजन करने समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। एन रेसिस्टेंस ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। देखिए एन प्रतिरोध है, ठीक है ना, तो एन प्रतिरोध को कितने को, एन प्रतिरोध को, ठीक है ना, तोड़ा जोड़ा गया एक बार श्रेणी क्रम में एक बार समांतर क्रम में, तो दोनों को समतुल्य प्रतिरोध निकालो इक्विवेलेंट और दोनों को रेशियो कर दो। तो देखिए अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोध को, तो मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक प्रकार की हम कि आर एक प्रतिरोध होगा, ठीक है, जो एन तक होगा उसे श्रेणी में जोड़ेंगे तो आर एन इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, ये आपका श्रेणी में हो जाएगा। क्लियर। और अगर समांतर की बात करता है तो क्या होता है, अगर आर 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 क्या हो, एन तक हो और समांतर क्रम में जुड़ा हो, तो उसका जो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए आपका आर बटा एन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये श्रेणी का बन गया आर एन और समांतर का बन गया आर बटा एन, तो यहाँ पर रखिएगा आर बटा एन। क्लियर। तो यहाँ आर से आर कट जाएगा तो एन ऊपर चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा एन स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 21 में क्या कहता है। 21 में आपका कहता है कि वेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इनसाइड क्लोज सरफेस देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस विल बी। देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये गॉसेस आप पढ़े होंगे, गॉसेस लॉ वाला। देखिए कहता है ना कि एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस मतलब बाहर चारों पट्टी से बंद, और क्लोज सरफेस के अंदर क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जानने की होंगे, एक नेगेटिव चार्ज होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इस क्लोज सरफेस के अंदर में डायपोल को रखा गया है, समझे, जिसे हम लोग गॉसियल सरफेस कहते हैं। अब इसके अंदर भी चार्ज रखा गया है, तो पूछा कि फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स बराबर क्या बताएं, तो गॉसेस का तो कहना था कि 1/(0) में क्यू इनसाइड टोटल चार्ज। तो बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, तो जीरो। कैसे सर जीरो, तो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है जी, तो डायपोल का टोटल चार्ज कितना होता है, जीरो नहीं होता है, तो यहाँ पर जीरो पुट करिए तो पूरा जीरो न होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यानी कि फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज द मैक्सिमम सेंसिटिविटी व्हेन इट्स डिफ्लेक्शन एंगल इज द π/4। आपको तो सबको पता होगा, ये तो बड़ा आसान था, π/4 होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका यहाँ पर कहता है कि द पावर फैक्टर ऑफ द चॉक कॉइल इज, पावर फैक्टर ऑफ द चॉक कॉइल, तो चॉक कॉइल का पावर फैक्टर कितना होता है, ऑफकोर्स जीरो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला 24 का क्या कहता है। देखिए 24 का कहता है कि ए चार्ज मूविंग विथ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस। देखिए कहता है ना कि एक चार्ज पार्टिकल्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव्स कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो याद रखना ओनली फॉर मैग्नेटिक फील्ड करता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव्स करेगा तो केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेरियस के साथ करता है, वेरियस का मतलब अलग अलग स्पीड के साथ करेगा बदलते हुए, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म से करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, समझे। और अगर अलग अलग स्पीड से करेगा मतलब चेंज करते रहेगा, एक्सेलरेशन क्रिएट करते रहेगा, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों करता है। आई होप कि समझ में आ गया। चलिए हाँ, अगर रेस्ट में रहेगा चार तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है ना कि कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर जो बना सुनहला का मतलब समझ आता है गोल्डन, इसका शून्यता कितना होगी, मतलब द लास्ट बैंड ऑन द एंड ऑफ द कार्बन रेसिस्टेंस इज गोल्डन, द टॉलरेंस, तो टॉलरेंस कितना होता है गोल्डन का, तो आपका 5% होता है, ±5%। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको देखते हैं यहाँ पर कहता है अगला में कि यूनिट ऑफ फ्राइडे कांस्टेंट,
ठीक है ना। फ्राइडे कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, यूनिट जिसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा कूलम्ब पर मोल होता है, समझे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। फ्राइडे जो एक कांस्टेंट के रूप में होता है, उसका जो मात्रक होता है वो कूलम्ब पर मोल होता है। और आपको पता होना चाहिए कि इसका एक वैल्यू भी होता है, ठीक है ना। जो एक फ्राइड जो होता है कितने के बराबर होता है, तो आपको पता होगा कि 96500 इतना कूलम्ब चार्ज के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते थे, आगे 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 आपका यहाँ पर कहता है, ठीक है ना, 27 में क्या कहता है, ध्यान से देखना, 27 का क्या कहता है कि सर्किट ऑफ वाटलेस सर्किट विल बी, कहता है कि सर्किट जो होता है वो वाटलेस कब कहलाता है, जब आपका प्योर रेसिस्टिव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, देखिए 28 में कहता है कि द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ बॉस कि देखिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप पढ़े भी होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो वाई की तरफ करते हैं और ये जेड की तरफ करते हैं, ये वाई की तरफ ये जेड की तरफ, ये आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वाई एक्सिस में वाइब्रेट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में वाइब्रेट करते हैं, जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन याद रखना दोनों सेम फेज में होता है, सेम फेज में, और जब सेम फेज में होगा तो उसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्लियर। चलो 29 का देख लेते हैं, 29 का देख लेते हैं क्या कहता है। 29 का आपका क्या रखा है ना, यहाँ पर 29 में आपका क्या रखा है कि इफ टू लेंसेज आर सेम फोकल लेंथ, मतलब दो लेंस है, यानी कि एक F1 वाला का भी एफ होगा और F2 वाला को भी कितना होगा, एफ होगा, दोनों का फोकस लेंथ सेम दे रखा है और उसे कॉन्टैक्ट किया गया, तो बताना कि इक्विवेलेंट फोकस कितना होगा। अरे यार तो इक्विवेलेंट फोकस बराबर क्या होता है, दोनों फोकस को जोड़ दो ना, और कहा यानी कि F1 और F2 तो दोनों सेम है, तो जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 2F, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए आगे देखिए, आगे आपका कहता है 30 में क्या कहता है, 30 में आपका कहता है कि द अपर हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इन द पेंटेड ब्लैक देन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट विल। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, कहता है कि आपके पास एक क्या है, कन्वेक्स लेंस है, जिसमें से आधा भाग जो क्या किया गया ना, ब्लैक से रंग दिया गया, किससे, ब्लैक से। जैसे मैं आपको रंग के बताता हूँ, ये आपको ब्लैक से यहाँ पर रंग दिया गया, पेंटेड कर दिया गया आधा भाग, तो आधा भाग अगर पेंट आप कर दीजिएगा कॉन्वेक्स लेंस के, तो पूछ रहा है कि क्या चीज़ में कमी होता है, क्या चीज़ में कमी नहीं होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये इमेज पूरा बनाएगा, तो इसका आंसर यस, ये इमेज तो पूरा बना देगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका जो इंटेंसिटी होता है वो कम जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका इंटेंसिटी कम जाएगा। चलिए आगे आपको दिखाता हूँ। वो 31 का कहता है कि द लिस्ट डिस्टेंस विजन डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई, एक मानव का जो नॉर्मल आई जो होता है, मतलब साधारण आँख जिसको हम लोग बोलते हैं, मानव के लिए न्यूनतम दूरी कितना का होता था, सबको पता होगा यार 10 क्लास में, ये 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 34 में देख लेते हैं क्या कहता है। 34 में कहता है कि द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है। देखिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो निकलता बाहर होता है, ठीक है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, चलिए आपका देख लीजिए 33 का क्या कहता है। देखिए 33 का क्या कहता है, 33 का आपका क्वेश्चन कहता है कि अल्फा कण कैसा होता है, तो हीलियम नाभिक के जैसा, पढ़े होंगे न्यूक्लियाई चैप्टर में, अल्फा पार्टिकल से हीलियम न्यूक्लियाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसका, 34 का कहता है कि द नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन ए ट्रांसिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर होगा 2, बी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 2 आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए आपका यहाँ 35 में देख लीजिए, 35 में कहता है कि ट्रांजिस्टर की धारा गुणांक अल्फा और बीटा में संबंध क्या है, द रिलेशन बिटवीन करेंट फैक्टर एंड अल्फा एंड बी ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो आपको मैं बता देता हूं कि देखिए अगर अल्फा के रूप में पूछता है, किसके रूप में पूछता है, अल्फा के रूप में, तो अगर अल्फा के रूप में पूछता है तो बीटा बराबर होता है अल्फा बट्टा अल्फा -1। अगर आपको बीटा के रूप में पूछता है तो अल्फा बराबर होता है बीटा बट्टा बीटा +1। ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा बताइए, तो ऑप्शन आपका होगा राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, देखिए ये वाला आपका ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दे रखा है, ये दोनों होता है, लेकिन ये बीटा के रूप में, ये अल्फा के रूप में होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ बीटा के रूप में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या कहता है। कहता है कि इन हॉट वायर एमीटर क्या होता है जी, तो हॉट वायर जो एमीटर जो होता है वो एक प्रकार की डिवाइस होता है जो अक्सर एसी करंट को मेजरमेंट करता है। ठीक है ना, याद रखना, डीसी को नहीं,
एसी को करता है। तो ये क्या होता है, ये करंट और डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना डिफ्लेक्शन उतना करंट को मेजरमेंट करेगा, वो भी एसी करंट को। क्लियर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। ठीक है ना, याद रखना। 37 का कहता है कि पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट। अब बताओ भाई पावर फैक्टर किसको कहते हैं? फाई को बोलते हैं, कॉस फाई को बोलते हैं कि नहीं? तो कॉस फाई बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कॉस फाई बराबर आपका होता है रेसिस्टेंस बट्टा इम्पीडेंस, यानी कि आर बट्टा जेड। रेसिस्टेंस बट्टा क्या होता है? इम्पीडेंस जिसको बोलते हैं। और जेड बराबर क्या होता है किसके लिए? एल आर के लिए। तो एल आर के लिए मतलब एल आर सर्किट के लिए जो इम्पीडेंस के जो फार्मूला होता है जेड बराबर वो आर स्क्वायर प्लस में, ठीक है ना, एक्सेल होता है। क्लियर? ये अंडर रूट ये आपका होता है। तो एक्सेल की जगह आप क्या लिख सकते हैं? एक्सेल बराबर पढ़े होंगे कि एक्सेल बराबर जो फार्मूला होता है वो ओमेगा इंटू एल होता है। तो यहाँ पर रखिएगा तो एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? यानी कि कहने का मतलब है कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका, ठीक है ना, पावर फैक्टर कॉस फाई बराबर वो हो जाएगा रेसिस्टेंस बटा, ठीक है ना, रूट अंडर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 38 में देख लीजिए। 38 का देख लीजिए, कहता कि विच ऑफ द फ्लाविंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर मतलब ढुक कर निकल जाने वाला कौन सा ऐसा था? वो गामा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आपका कहता है कि द रिलेशन बिटवीन मास नंबर ए, ठीक है ना, एंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई क्या है? तो देखिए दोनों के बीच का जो संबंध होता है याद रखिएगा, वो रेडियस जो होता है वो मास नंबर पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप ध्यान से देखते जाइए जी, आपका बहुत फायदा होगा इससे। द रीजन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। देखिए जो सन में किस प्रकार का एनर्जी होता है तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब नाभिकीय संलयन होता है, समझे? याद रखिए क्योंकि वहाँ हीलियम का जलाव होता है, जलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका कहता है कि 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग कितनी होती है? कहता है कि द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 kg मास नियरली इक्वल टू। देखिए आपको ऑस्टिन साहब के इक्वेशन पढ़े होंगे आप चैप्टर में न्यूक्लियर में, क्या पढ़े होंगे? तो आपका होता है ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है कि नहीं? तो यहाँ से एनर्जी पूछा, मास कितना दे रखा? 1 kg। तो यहाँ पर एक रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 का 1 ही होगा। और सी कितना होता है? 3 × 10 की पावर 8, और उसको स्क्वायर कर दिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 × 10 की पावर 9 कितना? 16। ये ना होगा जी, इतना होगा कि नहीं? 16। तो 9 × 10 की पावर 16, इतना आपका आंसर हो जाएगा जूल। लेकिन यहाँ पर तो आपका ऑप्शन कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो आपको अप्रॉक्सिमेटली बताना होगा। तो देखिए 9 को लगभग समझिए 10 लिखा हुआ है, तो 10, तो यहाँ 10 की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ 16, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 17 जूल हो सकता है ना? लगभग बता सकते हैं, लगभग ने पूछा है, अप्रॉक्सिमेटली पूछ रहा है, नियरली इक्वल टू लगभग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट। इसको मान सकते हैं लगभग कितना? 10 की पावर 17 नहीं बोल सकते हैं जी, इसमें एक ही ना कम है, तो लगभग आप मान सकते हैं किसको? सी को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला कहता है आपका, ठीक है ना, 42 में रिवर्स्ड बायस्ड डायोडीज। देखिए रिवर्स बायस पर कौन कार्य करता है? तो आपको पता होना चाहिए जेनरल डायोड भी और फोटो डायोड भी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा जी, क्योंकि ए और सी दोनों करता है ना, ये जेनरल डायोड भी फोटो डायोड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा है 43 में कि नन गेट इज द बुलियन एक्सप्रेशन, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नन गेट का क्या होता है? तो आपको पता देखिए नन, आपको पता होना चाहिए कि एंड का मतलब होता है गुना, इंटू वाला होता है, और जब यहाँ पर नन लग जाता है तो ऊपर में क्या पड़ जाता है? ये बार के जैसा चिन्ह पड़ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नैंड जो गेट जो होते हैं उसका जो बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन जो व्यंजक होते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, कहता अगला 44 में द रीसोल्विंग पावर ऑफ ए ह्यूमन आई। देखिए द सोल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई कितना होता है? तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से देखिए अगर आपको पूछेंगे कि सेकेंड में कितना होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि रिसोल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई कितना होता है, किसमें? सेकेंड में पूछा जाए तो आपका मारिएगा 60 सेकेंड, समझे? और अगर मिनट में पूछा जाए तो आपको मारना है 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड नहीं होता है। तो रिसोल्विंग पावर क्या होगा? तो यहाँ पर कितना? 1 सेकेंड, 60 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, तो आपका क्या मारिएगा? 60 सेकेंड मारिएगा, क्योंकि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है 60 सेकेंड होगा सेकेंड में, और मिनट में पूछेगा तो 1 मिनट मारिएगा, ये ना कि 7 मिनट मार दीजिएगा, 60 मिनट, समझे? तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी इज द राइट। चलिए अगला आपका कहता है 45 में कि द क्वांटिटीज विच रिमेन कंजर्व्ड इन द न्यूक्लियस रिएक्शन इज। ठीक है ना, 45 में क्या कहता है आपका? 45 में आपका कह रहा है यहाँ पर ही कि द
द क्वांटिटीज विच रीमेन कंजर्व्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन कंजर्व रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए चार्ज। ठीक है, चलिए 46 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है? तो आपको पता होता है डायमंड का। कितना होता है पता है? कितना होता है पता है? 2.42 होता है सबसे मैक्सिमम ज़्यादा। चलिए आगे आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 47। कहता है कि द टू सोर्स ऑफ द लाइट और कोरेंट इफ़ देयर फेस डिफरेंस, देखिए अगर दो कोरेंट लाइट सोर्स है तो दोनों का फेस डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, इस बात को याद रखना। दोनों सेम ही है, इसीलिए कोरेंट लाइट सोर्स क्या किससे बोलते हैं बताइए? जो जिसका क्या हो, जिसका आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम हो, और जब एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम होगा जी तो उसे क्या बोला जाएगा? कोरेंट लाइट सोर्स बोला जाएगा। और दो कोरेंट लाइट सोर्स रहेंगे तो उसका क्या होगा? फेस डिफरेंस सेम होगा। समझे? चलिए आगे हम लोग देखते हैं 48 में क्या कहता है आपका। 48 में आपका क्या रखा है कि ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए अगर आप सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं ना जी, तो सेमीकंडक्टर के जैसे टेम्परेचर को टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा तो पता है उसका रेसिस्टिविटी कमता, सॉरी उसकी रेसिस्टिविटी कमता और रेसिस्टेंस भी कमता है, लेकिन उसकी जो कंडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ता है। तो आप बता सकते हैं क्या घटेगा? कहता ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, जब सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो उसकी रेसिस्टेंस कम जाता है ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़े और अच्छा कंडक्ट का बिहेव कर सके। याद रखिएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। समझे? चलिए 49 का देख लीजिए। कहता कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस चार्ज इन इंडिपेंडेंट ऑफ, कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट किससे होता है? टाइम से। किससे? टाइम से। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग 50 का। कहता है कि फ्राइडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज किस पर कॉन्सिक्वेंस होता है? किस पर होता है? तो आपका पता होना चाहिए कि राइट आपका जो आंसर हो जाएगा 50 का, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एनर्जी पर करता है। ठीक है, चलिए आपका अगला देखते हैं। देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखने की जरूरी है। कहता है द रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है सबको पता है? डी 1.6 गुने 10⁻27 kg। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है 52 में, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ चार डायोप्टर पावर, पावर कितना देखा? 4 डायोप्टर। तो पूछा एफ तो बराबर कुछ होगा बताइए? तो 1/p होगा कि नहीं? और पी कितना देखेगा? 4, तो काटिएगा तो कितना आएगा जी? 0.25 आएगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 0.25 मीटर, सेंटीमीटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायोप्टर का मात्रक जो होता है ना, एक डायोप्टर जी, वो एक डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो जहाँ अगर डायोप्टर दिया हो तो मीटर में आंसर होगा, ना कि सेंटीमीटर में, समझ जाना ये बात को। चलो आगे आपका दिखाता हूँ मैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ पर ही, कहता है कि फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट द मैग्नीफ्लाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, सबको पता है 1+d/f, सबको पता होगा। बोलो सबको पता नहीं है? सबको पता है कि नहीं? कमेंट करके बताओ था कि नहीं पता। अगर ये भी नहीं पता तो क्या पढ़ते हो यार तुम लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा डी, सॉरी ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, m बराबर 1+d/f सिंपल माइक्रोस्कोप। चलिए आपका कहता है 54 में कि द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ ए ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, 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 विवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं ना। हाँ देखिए विवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं। लाइट क्या करता है? किसी अवरोधक से टकराता है, उससे किनारे से तो बेंड कर जाता है, ढुक जाता है। आपको पता हो ऐसे कोई आपको टीचर जरूर पढ़ाए होंगे। देखिए ये आपका मान के चलिए आपके आपक्यू मटेरियल है और ये आपका क्या स्क्रीन है, ये पर्दा है। तो यहाँ से आपका लाइट जा रहा है, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती तो सीधे जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें बेंड कर जाता है। तो इसी को तो प्रोसेस को, इसी तो फिनोमेना का डिफ्रैक्शन कहा जाता है। चलिए आगे आपका यहाँ पर दे रखा है कि हीरा का कर्तव्य कोण कितना होता है? क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड कितना? तो 24.41। ठीक है, चलिए आगे आपका कहता है 56 में कि कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी कितनी होती है? ठीक है, तो आपको पता नहीं अनंत कितना होता है? अनंत क्या होता है? अनंत। अनंत आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब क्या? इन्फिनिट, 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 इन्फिनिट। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। चलिए अगला देखते हैं। कहता है 57 में कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होता है? ये कौन बता भूलेगा यार, ये कौन भूलेगा? डेल्टा बराबर बताओ तो μ-1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म में, कौन भूलेगा इसको? कौन नहीं भूलना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चले आगे चलते हैं। ठीक है ना, अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? फेस डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का जो क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का फेस डिफरेंस कितना होगा? देखिए दो तरह का इंटरफ्रेंस होता है कि ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में फेस डिफरेंस कितना होता है? कितना होता है बताओ?
तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, पक्का नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना कि सर आपका ऑप्शन नंबर ये वाला राइट होगा सर, हमको ये लगता है सर। जरूर अगर पढ़े होंगे तो बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा और जरूर रिप्लाई दूंगा। करके देखिएगा, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। मैं 58 को नहीं बताऊंगा। फेस डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, हाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस को मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखिए क्या होता है, फाइव बराबर 2n-1, ठीक है ना, -1 इंटू में यहाँ पाई होता है। ये आपका किसका होता है, ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का फेस डिफरेंस होता है। 5 बराबर 2n-1 पाई, ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए तुमको कमेंट करना पड़ेगा, इसमें से एक राइट आंसर है बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कमेंट करो जल्दी 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 करो, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग 49 में। 49 में कहता है ना कि प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा की प्रास कितनी होती है, रेंज ऑफ द फोटोन, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन लाइट, कितना, तो आपको पता होना चाहिए कि 2.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से 4.8 इलेक्ट्रोवोल्ट के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 60 का क्या कहता है। 60 का देखो ध्यान से, विच वन ऑफ द फ्लाविंग फिनोमिना सपोर्ट द पार्टिकल्स नेचर ऑफ द लाइट। देखिए अगर लाइट की नेचर पार्टिकल्स के बारे में, फिनोमिना के बारे में बताता है तो उससे हम लोग कहते हैं तो इलेक्ट्रो इफेक्ट। देखो इसको रट लो बॉस, इसको रट लो, ये 2 नंबर में आपका आने वाला है, हम पक्का बोल रहे हैं, इसका डिफिनेशन पक्का पूछेगा। हम कहते हैं इसको रट लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे कहते हैं, एकदम यही डिफिनेशन वाली लिख दो। द फेनोमेना ऑफ सपोर्ट्स द पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख लो, बार बार कह रहे हैं बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। चलिए आगे देखते हैं 61 का क्या कहता है आपका। देखिए कहता है कि विच ऑफ द फ्लाविंग कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइन में कौन सा, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, कौन पार्टिकल्स करेगा, कौन। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में सेम टाइम पर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो ये बताओ यहाँ पर, अब तुम बताओ कि ऐसा कौन सा पार्टिकल्स है जिस पर पॉजिटिव आयंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव, तो ये होगा ही नहीं। फोटोन पर तो होता ही नहीं, छुच्छे जीरो। तो प्रोटॉन पर होता है कि नहीं प्लस, यानी कि आपका 20 द राइट हो जाएगा। यानी कि प्रोटॉन जो है वो सेम टाइम पर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, जब उसके द्वारा फोर्स लगेगा तब। चले आगे, चलिए नाभिक का खोज किसने की थी, नाभिक का खोज किसने की थी, कमेंट करके जल्दी बताओ। ये 9th में भी पढ़ना था, 10 में भी कोई बताए होंगे और 12th में भी पढ़ना था। अरे यार इसको कमेंट करके बताओ, नाभिक का खोज किसने किया था, नाभिक का खोज न्यूक्लियस का ऑफ डिस्कवरी किसने किया था। देखिए बताओ जल्दी, इसको कमेंट करके जल्दी बताओ। ये तो 10th क्लास के बच्चा भी बता देगा, मैं नहीं बताऊंगा इसका, इतना आसान थोड़ी बताऊंगा यार। चलो आगे देखो, कहता है 63 में कि विच वन ऑफ द फ्लाविंग क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सेम वैल्यू के लिए क्या सेम होना जरूरी है, तो मास। अगर मास नंबर सेम हो जाए ना तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों सेम हो जाता है। हाँ याद आया, पढ़े थे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 64 में आपका कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे रखा, I बराबर 50 देखा 50 sin 100 पाई टी, ये दे रखा आपका। तो यहाँ पर पूछा है ना आपका कि विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, ये बगल वाला देख रहे हैं, ये वाला इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पर ओमेगा टिप सुने होंगे, तो ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अरे बताओ ना समझ में आया कि नहीं। अरे ये वाला इक्वेशन ना पढ़े थे, अल्टरनेटिंग करंट का करंट बराबर फार्मूला क्या होता है, बोलो क्या होता है। तो I नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा जगह यहाँ पर है क्या, तो सर 100 पाई है सर, तो आपका बी इज द राइट। बोलो समझे। चलिए कहता है कि द बैंड गैप इन द जर्मेनियम में बैंड गैप कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट का। बहुत, और देखो जर्मेनियम में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट का इसका एनर्जी गैप बैंड होता है, याद रखना। चलिए आगे देख सकते हैं हम लोग 66 का कहता है कि इफ वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल इज 2.8 इलेक्ट्रोवोल्ट देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी। वेवलेंथ का मान निकालना है, क्या निकालना है, वेवलेंथ का मान। देखिए आपको मैं बताता हूँ, इसके लिए फार्मूला होता है, ठीक है ना। अगर आपका वर्क फंक्शन दिया, वर्क फंक्शन बराबर मतलब फार्मूला होता है आपको, वर्क फंक्शन बराबर फार्मूला होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट स्पीड, प्लैंक कांस्टेंट और क्या होता है, स्पीड बटा लेमदा। तो यहाँ से आपका लेमदा निकालना है ना, तो आपका लेमदा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा HC बटा कितना ओमेगा, FC बटा ओमेगा हो जाएगा।
सॉरी वर्क फंक्शन हो जाएगा, गलती बोल दिए। अब यहाँ एच का मतलब प्लंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है जी? तो प्लंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.6 गुने 10 के पावर -34 ठीक है ना, कितना जूल सेकेंड होता है, बट्टा क्या लिखे वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? इतना 2.8 इलेक्ट्रो वोल्ट। तो इलेक्ट्रो का मान रखना पड़ेगा कितना? 1.6 गुने 10 के पावर -19 गुलाम। तो पूरा रखिएगा जी, और रख के यहाँ पर पुट करेगा, हल करेगा, तो आपका राइट आंसर बताऊँ कितना आ जाएगा? आपका सी आ जाएगा 4433 एंगस्ट्रम आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे सोल्व करके कमेंट करके बताओ कैसा आता है कि नहीं। सबका मान दिया हुआ है, डब्ल्यू का मान दिया हुआ है, ठीक है ना, और एच और सी का मान तो पता ही आपका। सी का मान कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8। पूरा हल करिएगा तो आपका पक्का कितना होगा? सी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। चलिए 67 का देख लीजिए। कहता कि वाई इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज द लिमिटेड। कहता कि ट्रांसफार्मर में कोर को लिमिटेड क्यों किया जाता है यार? पतले कोर क्यों लगाया जाता है पत्ती के जैसा? क्यों बता सकते हो क्यों लगाया जाता है? आपको पता है? तो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि एनर्जी का लॉस कम करने के लिए, यानी कि ऑप्शन इज द राइट। चलो आगे हम लोग देखते हैं 68 में क्या कहता है। कहता है 68 में कि लेजर एक्शन लीड, लेजर किसके लिए एक्शन जरूरी है? किसके लिए? तो आपका यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन इन्वर्सन के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 का क्या कहता है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है? नेगेटिव होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका कहता है यहाँ पर ही, आगे आपका कर रखा है यहाँ पर ही, क्या कर रखा है? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट इज इतना ईयर्स, इट्स एवरेज एज विल भी कितना होगा? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपका फार्मूला आपका आता है। अब इसका फार्मूला क्या आता है? तो मैं इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ कि जो एवरेज लाइफ पीरियड पर जो फार्मूला होता है, किसके बराबर? एवरेज बराबर, मान लीजिए एवरेज का टाइम दिया, ठीक है ना, एवरेज टाइम, मान लीजिए टाइम बराबर एवरेज टाइम। तो एवरेज टाइम का फार्मूला क्या होता है? 0.693, ठीक है ना, बटा टी के पावर 1/2। इसका मतलब होता है ये हाफ का बताता है, ये फुल का बताता है, ठीक है ना, इसको एवरेज बोलते हैं। अब हाफ का तो आपका दे ही है जी। अब इसमें पुट कर दीजिएगा ना, इसकी वैल्यू ना दे रखा है जी 1600, यहाँ पर आपको रखना है, खाली क्या रखना है? 1600, और 1600 रखिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा पता? आपका आएगा ए वाला, यानी कि 2309 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने इंपॉर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो कि हमारा बोर्ड लेवल से था। डैट मीन्स हमारा सेट जो कि यहाँ पर अपलोड हो चुका था, मॉडल पेपर था, बड़ा अच्छा जॉब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है ना। सब्जेक्टिव को भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूछा है। कैलकुलेट द इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इतना इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है। देख लो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इस सब के बीच में संबंध पूछा है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर इसको बनाए होंगे। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंशियम बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ई एंड भी के बीच में संबंध पूछा है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल पूछा है, ठीक है ना, ये सब तो पढ़वे किए होंगे, या ये सब तो पढ़वे किए होंगे। नेम द एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर में लॉस में क्या क्या एनर्जी का लॉस होता है वो बताना है आपको। तो देखिए सब आप पढ़े होंगे जरूर। तो कहता है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ क्या था? मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्या है? राइट डाउन द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, एंगल ऑफ डीप होता है, ठीक है ना, और आपका जोग्राफिकियन एक्सिस होता है, ये सब तो मेरिडियन, ये सब तो पढ़वे किए होंगे आप लोग। तो ये सब इसका एलिमेंट होता है। तो ये सब का लिखना। क्यूरी टेम्परेचर पूछा है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन पूछा, पथ डिफरेंस एंड द फेस डिफरेंस के बीच में संबंध क्या, बड़ा आसान पूछा है जी, ठीक है ना। और क्या पूछा है कि डिफाइन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने वाला पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, जो रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है। इतना तो आसान है जी। माइक्रोवेव का 2 यूज पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट सा, सब 2 नंबर में था, आपको बना लेना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से अब करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।